अगला मेरा विषय है जो इम्पोर्टेंट है, आप लोग अगर रहेंगे तो अच्छा लगेगा। अगला विषय है जो हाउ इफेक्टिव इज वैक्सीन मैनेजमेंट टू टेक थर्ड वेव। क्योंकि ये एक ऐसा था जो पूरा समाज, पूरा मतलब ये पूरी तरह से समाजवादी था। बड़े बूढ़े, गरीब अमीर, पैसे वाले नहीं पैसे वाले, सबको इस कोरोना ने एक स्तर पे लाके खड़ा कर दिया था। और मेरे हिसाब से जो गांव में रहने वाला था वो थोड़ा बेटर ऑफ था। जो शहर में रह रहे हैं और सो कॉल्ड जो हम लोग तरक्की जिन्होंने ज्यादा कर ली है, उनकी वो थी। मैं डॉक्टर सूर्यकांत आपके पास आप आ गए थे, माफ कीजिएगा, थोड़ा आप लोग को वेट करना पड़ा क्योंकि पुराना सेशन थोड़ा था जी। और डॉक्टर अभय शुक्ला, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर राजीव आप भी आ गए हैं। डॉक्टर सूर्यकांत, मैं शुरू आप ही से कर रहा हूं कि ये तीसरी वेव आएगी, और आएगी तो ये वैक्सीन हमारा जो अभी लग रहे हैं, जिसका जो इस समय कल उसका 6 लाख एक दिन में लगे हैं पूरे हिंदुस्तान में, लक्ष्य 1 करोड़ से ऊपर है एक दिन में लगने का, वो कहां तक हम लोग तैयार हैं इसके लिए? देखिए आनंद जी ने आपने जो इंट्रोडक्टरी रिमार्क बोला है बहुत अच्छा बोला है कि कोरोना ने अमेरिका जैसे सशक्त देश को भी ग्रसित कर रखा है और डेवलपिंग कंट्री के हम जैसे देशों को भी ग्रसित कर रखा है। किसी को नहीं छोड़ा इसने, मंत्री से लेकर संतरी को नहीं छोड़ा इसने, अमीर से लेकर गरीब किसी को नहीं छोड़ा। तो बहुत ही मतलब ये एक तरह से सर्वव्यापी जिसको हम कह सकते हैं, हाँ, समाजवादी है, समाजवादी है, असली समाजवादी है। जी जी जी। तो अब आप देखिए कि थर्ड वेव के लिए जो एक, पहले मैं अच्छी खबर पहले बताता हूँ, खराब खबरें बाद में बताता हूँ। जो मेरी चिंताएं मैं बाद में बताता हूँ, जो पहले मैं अच्छी खबरें, क्योंकि दर्शकों को थोड़ी अच्छी खबरें पहले मैं बता दूं, थोड़ा उनको मन खुश कर दूं। तो पहली अच्छी खबर है जो अभी 3-4 दिन पहले हमारा सीरो सर्वे का रिजल्ट आया है। पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि ये सीरो सर्वे क्या होता है। सीरो सर्वे ये होता है कि हम ब्लड सैंपल लेते हैं, पेशेंट का रैंडम सैंपलिंग की जाती है और ये जाना जाता है कि कोविड के खिलाफ आपके अंदर एंटीबॉडी है, मतलब आपकी इम्यूनिटी काम करेगी, कोरोना आ जाएगी नहीं काम करेगी। तो ये जो सीरो सर्वे चौथा अभी हुआ है, 4 सर्वे हो चुके हैं, चौथा सर्वे आया है। इस सर्वे में बताया गया है कि 2/3 जो सैंपल लिए थे उन्होंने, उनमें से 2/3 लोग जो है उनको एंटीबॉडी बनी हुई थी, अर्थात वो कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी उनकी तैयार है। तो अगर हम इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दें, हालांकि ये थोड़ा सा ज्यादा ही सरलीकरण होगा, अगर इस सैंपल में, क्योंकि ये लगभग 70 जिलों में किया गया और काफी अच्छी पॉपुलेशन 56,000 लोगों में इसको लिए गए सैंपल, तो बहुत छोटी संख्या है 135 करोड़ की जनसंख्या को देखते हुए भारत की, लेकिन फिर भी अगर हम पूरी आबादी में इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दें तो सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ लोग ऐसे बचते हैं जिनको अभी भी इम्यूनिटी नहीं है। अब देखिए इम्यूनिटी दो ही तरह से आती है, या तो कोविड के संक्रमण से आएगी, कोविड इन्फेक्शन से, या वैक्सीनेशन से। अब सेकेंड वेव में इन्फेक्शन भी खूब हुआ तो खैर काफी कुछ लोग जो है वो उससे उबर गए, लेकिन उनके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो गई जो अभी एंटीबॉडी टाइटर में दिख रही है। और तो एक ये सबसे अच्छी खबर आई है कि अच्छा खासे लोग जो हैं वो अब इम्यूनिटी ले चुके हैं, आइदर बाई इन्फेक्शन और बाई वैक्सीनेशन। अब हम इस डिबेट में नहीं जाएंगे कि कितनों को वैक्सीनेशन से मिली और कितनों को इन्फेक्शन से मिली, जिसको मिल गई जहां से मिल गई ठीक है। अब दूसरी बात पे हम आते हैं, जो बच्चों के लिए हमारे पास खास खबरी है, खुशखबरी है, वो ये है कि सब लोग ये कह रहे हैं कि साहब बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे, बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे। तो बच्चों की चूंकि 18 साल से कम कोई वैक्सीन नहीं थी, इसलिए ये अंदाजा, ये एक वो लगाया जा रहा है, एंटीसिपेशन किया जा रहा है कि साहब इसमें 18 साल से नीचे ज्यादा संक्रमित होंगे। तो उनके लिए भी खुशखबरी है। थर्ड फेज का जो हमारा कोवैक्सीन यानी जो स्वदेशी वैक्सीन है भारत बायोटेक की, उसका ट्रायल 2 से 18 साल के बीच के बच्चों को, वो ट्रायल थर्ड फेज का ट्रायल पूरा हो चुका है। तो अगस्त के एंड या सितंबर, मतलब 15 सितंबर तक हर हाल में जो बच्चों का टीकाकरण कार्यक्रम है वो भी चालू हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं हम कि वो जो चिंता है, हमारी चिंता ये है, पहली चिंता हमारी ये है कि लोग अभी भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन नहीं कर पा रहे हैं। खतरा अभी मौजूद है लेकिन खतरे को समझ नहीं पा रहे हैं, खतरे को उन्हें ऐसा है टाल दे रहे हैं, या आप समझिए कि उसको अनदेखा कर दे रहे हैं, या उस पर गौर नहीं कर रहे हैं। दो कहर हमारे ऊपर फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के रूप में आ चुके हैं। और भले ही इस समय उत्तर प्रदेश में 30-40 प्रतिदिन लोग संक्रमित हो रहे हों, लेकिन भाई हमने ये भी देखा है सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा संक्रमण हुआ था, देश में तो 4 लाख से पर डे ऊपर चला गया था, और अभी भी ये 40,000 से नीचे पर डे नहीं आ रहा है।
तो 40,000, जब सोचिए 8,000 फर्स्ट वेव में 8,000 नीचे गिर के और ये वापस 4 लाख तक जा सकता है, तो अभी 40,000 से पलट एकदम बढ़ के कहां जाएगा हम नहीं कह सकते। खतरा मौजूद है। कोविड का टीकाकरण मैं बिल्कुल सही हूं। मैं आपको बता दूं, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने पहले दिन पहला टीका लगवाया, और उस दिन से लेकर आज तक मैं कह रहा हूं कि हमारे देश में 1 करोड़ लोग रोज टीकाकरण करवाने की कैपेसिटी है। हमारे देश की जो क्षमता है वो 1 करोड़ लोगों को रोज टीका लगाने की है, लेकिन इस पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। मैं भी थोड़ा हताश हूं, थोड़ा निराश हूं, और मैं फिर आपके माध्यम से ये जो भी स्टेक होल्डर हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए, उनसे मैं गुजारिश, विनम्र प्रार्थना करता हूं कि भाई टीकाकरण की रफ्तार को, पेस को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। और अभी एक अच्छा दिन आया था 21 जून का, जिस दिन 88 लाख टीकाकरण हुआ था, और मुझसे ज्यादा, डॉक्टर सूर्यकांत से ज्यादा उस दिन कोई खुश नहीं था कि भाई अब 1 करोड़ नहीं हो पा रहा, तो 80-88 लाख 85 लाख यहां तक तो हमें पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जितनी जल्दी हर्ड इम्यूनिटी को प्राप्त कर लेंगे, और हर्ड इम्यूनिटी को प्राप्त करने के लिए हमारे पास टारगेट है 90 करोड़ लोगों का टीकाकरण। 90 करोड़ लोगों को टीकाकरण का मतलब है 180 करोड़ डोज। 180 करोड़ डोज बहुत होती हैं, अभी लक्ष्य बहुत दूर है, और ये मेरी 2 चिंताएं हैं कि कोविड का वैक्सीनेशन का लक्ष्य भी दूर है, और दूसरा, लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब, आवाज सुन आ रही है मेरी? जी जी जी। मैं डॉक्टर अभय को भी डिस्कशन में ले लूं। एक नई समस्या डॉक्टर अभय आ रही है, आप इसमें भी थोड़ा बताएंगे। एक और समस्या आ रही है, मैं जैसे मेरे ऑफिस में मेरे साथ के बहुत से लोग हैं जो ये 45 वाली विंडो के, 18 से 45 वाली के, वो विंडो खुल तो रही है, लेकिन अगले 1 हफ्ते 10 दिन तक कोई जगह नहीं है, कोई स्लॉट नहीं है, और केवल वो 780 रुपए वाला स्लॉट में कहा जा रहा है कि वहां जाइए। तो डॉक्टर अभय ये भी जरा समझना चाह रहे हैं कि इनडायरेक्टली एक तरफ सरकार कह रही है कि भाई 25, हम एक तरफ कह रही है मुफ्त वैक्सीन, पूरा लखनऊ इस समय लदा पड़ा है मुफ्त मुफ्त मुफ्त, तो आप मुफ्त भी नहीं दोगे और कहोगे पैसा भी दो, तो ये दोनों चीजें क्या हो रही हैं? डॉक्टर अभय, मैं आपसे समझना चाहता हूँ। तो धन्यवाद। मुझे लगता है डॉक्टर सूर्यकांत ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो कि मैं उनसे सहमत हूँ, लेकिन मैं आपकी बात के प्रश्न के जवाब में ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में जो कोविड वैक्सीन का जो पूरा पॉलिसी रहा है, इट हैज बीन अ सीरीज ऑफ ब्लंडर्स। केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी के बारे में बोलूंगा, उसका कारण यह है कि हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे में। मैं पुणे में बेस्ड हूँ, और हम सब लोग जानते हैं। और इसका जो वैक्सीन का पूरा डेवलपमेंट था वो मिड 2020 से शुरू हो गया था। सितंबर अक्टूबर 2020 के बाद ये क्लियर हो गया था कि वैक्सीन प्रोडक्शन अभी मतलब ट्रायल्स के फेज में चला गया है और वैक्सीन के ऑर्डर्स देने चाहिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को कोई एडवांस ऑर्डर्स नहीं दिए, और फेज 3 के ट्रायल्स चल रहे थे, ये बात सही है, लेकिन कम से कम उस समय वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए कुछ सपोर्ट करना और एडवांस ऑर्डर्स देना, ये उस समय जरूरी था। 1 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री जी ने जाके यूएन में डिक्लेयर किया कि हिंदुस्तान में कोविड ये कोई अब विशेष समस्या नहीं रह गई है, और जो भी है हम तो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम कर लेंगे। लेकिन टिल 1 जनवरी 2021 नॉट अ सिंगल पैसा ऑफ वैक्सीन, कोविड वैक्सीन हैड बीन ऑर्डर्ड फ्रॉम सीरम इंस्टीट्यूट। जनवरी के बाद, जनवरी के एंड में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनली 1.2 करोड़ डोजेस, 138 करोड़ लोगों का देश है, करीब 94 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करना है, बच्चों को यदि छोड़ दिया जाए। जहां 94 करोड़ लोग एलिजिबल हैं, वहां 1.2 करोड़ डोजेस का ऑर्डर पहली बार जनवरी के एंड में दिया गया, और जिसकी कीमत कुछ शायद 180 करोड़ रुपए की। 35,000 करोड़ रुपए का बजट है कोविड के लिए इस साल, और ऑर्डर कितने के दिए गए? 180 करोड़ रुपए के। अभी ये स्थिति होने के बाद फरवरी गया, मार्च की शुरुआत में जो इंसाकॉग नाम की जो राष्ट्रीय एक्सपर्ट कमेटी है, उन्होंने बताया कि नया वेरिएंट आ चुका है कोविड का, कोविड तेजी से फैल सकता है, इसके बारे में ज्यादा विजिलेंट रहने की जरूरत है। उसको भी मतलब नजरअंदाज कर दिया गया। मार्च चला गया, अप्रैल में जब कोविड का सेकेंड वेव पूरे देश भर को झकझोरने लगा,
और रोज सैकड़ों हजारों मौतें होने लगी। और आपको ये भी पता है कि ऑफिशियल जो डेथ्स के फिगर्स हैं 4 लाख से थोड़े ऊपर, एक्चुअल डेथ्स इसके करीब करीब 8-9 गुना ज्यादा है। वो तो एक अलग कहानी है। जब अप्रैल में सेकेंड वेव पूरे जोर से बढ़ने लगा, उस समय सरकार ने वैक्सीन के ऑर्डर्स देने शुरू किए। दैट वाज टू लेट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं द हॉर्स हैड बोल्टेड द स्टेबल, मतलब घोड़ा निकल चुका है अस्तबल से, उसके बाद आप जा करके उसको अगर बंद कर रहे हैं, भयंकर डिले हुआ। दूसरी चीज कि स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा गया कि आप खुद वैक्सीन प्रोक्योरमेंट करिए। ये फॉर्मूला देखिए कितना अजीबोगरीब था कि 50% सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, 25% स्टेट गवर्नमेंट करेगी और 25% प्राइवेट सेक्टर करेगा। दुनिया के किसी भी देश में कोविड वैक्सीनेशन का प्रोक्योरमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, फेडरल गवर्नमेंट। और हमारे देश में भी सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम पिछले 70 साल के जो है, they have been managed by the central government. There is not a single exception to this, and that is actually necessary because it's a communicable disease program which comes under the direct mandate of the central government. Universal immunization program हो, कोई भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। ये कौन सा अजीबोगरीब फॉर्मूला आ गया, मुफ्त वैक्सीन कर रहे हैं। अब बताइए, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मुंबई वो जो है इंटरनेशनल वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ नेगोशिएशन कर रहा है, उसका आउटकम निकला 0। उसके सुप्रीम कोर्ट में जब झकझोरा केंद्र सरकार को कि ये आपका क्या वैक्सीन पॉलिसी है और ये फेल हो रहा है, और ये एक्चुअली केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के ऊपर वैक्सीन का जो पूरा प्रोक्योरमेंट का फेलियर था उसकी जिम्मेदारी शिफ्ट करने का ये दरअसल एक तरीका था। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा और भी बहुत सारे लोगों को लगता है जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं। इट इज अ कंप्लीटली इलॉजिकल पॉलिसी। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी छोड़ा 25%, हाँ, लेकिन इन प्रैक्टिस मैं आपको बता रहा हूं कि प्राइवेट सेक्टर में लोगों को वैक्सीन मिल रहा है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम के माध्यम से लोगों को जैसा वैक्सीन मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। ये पूरे देश का एक आज फेनोमेनन है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑब्वियस है कि जब वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को जब प्राइवेट सेक्टर को बेचने में मुनाफा ज्यादा मिलता है और सरकार को बेचने में कम मिलता है, तो उनका प्रेफरेंस किधर होगा सप्लाई करने का? वो ऐसा नहीं बोल रहे कि हम देंगे नहीं, दे रहे हैं, लेकिन देने का जो पेस है वो बहुत स्लो है। आज 138 करोड़ लोगों के देश में 94 करोड़ लोग जहां एलिजिबल हैं, वहां सिर्फ 10 करोड़ लोग 2 डोजेस से वैक्सीनेटेड हैं। 10 करोड़ आउट ऑफ 94 करोड़। आप सोचिए, अभी भी प्रोपोर्शन ये बेयरली 10% के आसपास है, which is grossly inadequate. We have missed the bus. सेकेंड वेव रोकी जा सकती थी यदि वैक्सीनेशन फरवरी मार्च से शुरू किया जाता तो कम से कम तो हो सकता था, पूरी तरह से रुकता नहीं तो भी। और अभी भी जैसा आप बता रहे कि 30 लाख डोजेस पर डे वगैरह, दिस इज इनएडिक्वेट, इट्स नॉट सफिशिएंट। 6 लाख डॉक्टर साहब, 6 लाख कल की फिगर है, 6 लाख नहीं, 6 लाख तो बहुत ही कम हो गया। लगभग 30 लाख के रेंज में हम कह सकते हैं कि कल की कोविन की फिगर है कि कल 6 लाख किया है। हाँ, तो मतलब इट्स अ क्राइसिस सिचुएशन। प्राइवेट सेक्टर को वैक्सीन देने की एक्चुअली कोई जरूरत नहीं थी। सारा का सारा वैक्सीन प्रोक्योरमेंट केंद्र सरकार को करना चाहिए था, अभी भी कर सकते हैं, और वो सारा का सारा इक्विटेबल तरीके से, या हम कह सकते हैं अप्रोप्रिएट तरीके से पूरे देश में सारे राज्य सरकारों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और ये जो है इट हैज टू बी अपस्केल्ड मेनी टाइम्स। जैसा डॉक्टर सूर्यकांत ने बोला कि रोज 1 करोड़ वैक्सीन डोजेज लगने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये जो पॉलिसी है ना, इसके माध्यम से ये होना बड़ा मुश्किल है। इससे वैक्सीन इनिक्विटीज तैयार हुए हैं, वैक्सीन एक्सक्लूजन तैयार हो रहा है। गरीब लोग वो लाइन में लग करके सरकारी अस्पताल में घंटों खड़े रहते हैं, उनको ऐप पे उसका अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग तो ऐप को यूज भी नहीं कर पाते हैं, और जाते भी हैं तो फिर वो बाद में पता चलता है कि डोज खत्म हो गया, आज आपका नंबर नहीं आया, आप अगली बार आप फिर से आइए। तो ये जो वैक्सीन इनिक्विटीज है, इनको पूरी तरीके से एलिमिनेट करने की जरूरत है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू स्क्वायरली टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द failures of the vaccine procurement and distribution policy until now, and procure vaccine and provide it free to everyone. मेरा आखिरी मुद्दा यह फ्री वैक्सीनेशन। इस देश में हमेशा वैक्सीनेशन फ्री रहा है। इस देश में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत मीजल्स हो, पोलियो हो, डीपीटी हो, कोई भी और जो यूआईपी के वैक्सीन, they have always been free, and COVID vaccination should also be free. There is nothing new in this. और इसके लिए अगर हम कोविड वैक्सीन के लिए अगर सरकार के पास पैसा नहीं, तो फिर किस चीज के लिए, सेंट्रल विस्टा के लिए सिर्फ है? ऐसा सवाल पूछना चाहिए हमको। दिस शुड बी द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, जिसके लिए सरकार का सारा बजट फोकस होना चाहिए। सबको फ्री वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए और वो पूरा प्रोग्राम एक्सेलरेट होना चाहिए। अभी की जो बंगलिंग हुई है, मैं कहूँगा उसके लिए somebody has to be held accountable. Who is accountable for today what is going on?
आज इस देश में जो कोविड सेकेंड वेव में मौतें हो रही हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये भी हमें सवाल पूछना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब आपके पास फिर से आऊंगा, और उस सवाल का जवाब तो हमारे देश में दे दिया गया, भाई डॉक्टर हर्षवर्धन जिम्मेदार थे और उन्होंने सब इधर उधर मिस किया और उनको इसलिए हटा दिया गया। वो जवाब भी एक तरह से मतलब अब डॉक्टर हर्षवर्धन से नीचे का कोई उनको मंत्री मिला नहीं है, अगर कोई छोटा मोटा सेक्रेटरी मिल जाता तो उसी को टांग दिया जाता। मैं डॉक्टर राजीव आपसे आनंद एक चीज बोलना चाहूंगा मैं। हाँ, ये जैसे डॉक्टर साहब ने कहा अभी, चलिए आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स के थ्रू डिलीवरी देनी भी है तो वो 25% बहुत ज्यादा है। जहां तक मैंने पढ़ा था वो 8 से लेके 10% की डिलीवरी हो पा रही है। पता नहीं वहां 25% अलॉट भी किया है या नहीं। तो इसको तो इमीडिएटली अगर रखना ही है तो 10% कर दें, 90% तो कम से कम फ्री वाले में डाले। जी, मैं डॉक्टर सूर्यकांत के पास आऊंगा। डॉक्टर शुक्ला, आप लोग करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एक्चुअली डिलीवरी नहीं, वो इससे ज्यादा लोग जा ही नहीं रहे भाई। पैसा 80-800 रुपया हमको, आपको लग रहा है पैसा नहीं है। मैं आपके घर में आप अपनी जो बेड आती है इसको कितनी तनख्वाह देते हैं? घर में अगर 5 लोग हैं तो 800 का मतलब 8 × 5 4,000 रुपया। 1 डोज 2 डोज लगनी 8,000 रुपए। खैर, मैं अभी उस पर बाद में आ रहा हूं। मैं जरा डॉक्टर राजीव से एक बेसिक चीज पूछ लूं। डॉक्टर राजीव, ये क्योंकि मैं डॉक्टर एक तरफ दो बहुत स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर राजीव ने, जब मैंने कहा कि भाई डॉक्टर सूर्यकांत, इन्होंने कहा इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, मुझे क्यों बुला रहे हैं? हमने कहा आपको हम लोग इसलिए बुलाते हैं कि आपने मेरी जान बचाई थी। तो भाई मैं उस ऋण को जितना उतार सकता हूं समझ लूं और लोग समझ लें। पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं जी, और आप मेरे केस में जानते हैं बहुत सी जगह हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, बीपी का वो फ्लक्चुएट हो रहा है। इस पे थोड़ा सा जल्दी से कुछ डॉक्टर राजीव बता सकें क्या इसको, हाउ टू हैंडल इट? देखिए, इस मामले में बहुत सी बात आपसे हुई है मेरी और आपसे और मिस्टर मणि से, सुधांशु मणि जी से। तो इस मामले में मैं समझता हूँ कि डॉक्टर सूर्यकांत ने बहुत काम किया, लेकिन हर जगह इतना काम नहीं हुआ और लोगों में जागरूकता नहीं फैलाई गई। मेरी कुछ दिन बाद बुक भी आएगी इस मामले में। इस कोरोना के ऊपर मेरी एक बुक करीब करीब तैयार है और मैंने इस चीज़ का जिक्र किया कि हुआ क्या कि जब कोरोना पैंडेमिक आया तो हमारी टेक्स्ट बुक में इसका कोई जिक्र नहीं हो सकता था, बिकॉज ए न्यू वेरिएंट और उसके कुछ नए प्रकार के साइड इफेक्ट थे। हालांकि वो मेंशन है कि वायरस में जो साइड इफेक्ट होते हैं उसमें क्लॉटिंग भी है, लेकिन वो क्योंकि कोरोना नोवल कोरोना के लिए, कोविड के लिए तो कोई टेक्स्ट बुक में चैप्टर ही नहीं है। तो उस समय जरूरी था कि डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग दी जाए। ज़्यादातर जितने वो हुए इस तरह के प्रोग्राम्स, वो मान के चला गया कि डॉक्टर को तो आता ही होगा और हम दे रहे हैं ये उनके लिए जो डॉक्टर नहीं है। तो वो यहीं तक सीमित रहा कि हाथ धोइए और मास्क बांधिए। हालांकि वो भी नहीं बांधा क्योंकि इनडिसिप्लिन इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन डॉक्टर्स को इवन ये बहुत देर में पता हुआ, खासतौर से जो कस्बे के डॉक्टर हैं, दिल्ली और कुछ हद तक लखनऊ और बड़े शहरों में तो पता हो गया कि हमें एंटी कोगुलेंट देना है और बहुत ध्यान रखना है कि क्लॉटिंग ना हो। वो टेस्ट भी कराने हैं जो क्लॉटिंग के लिए किए जाते हैं। लेकिन छोटे शहर के डॉक्टर्स में और इवन लखनऊ के फिजिशियंस ने इस बात का ध्यान नहीं दिया। दूसरी चीज जो एम्फसाइज करनी थी कि स्टेरॉइड अगर देना भी है तो डिले करना है एज फार एज पॉसिबल, कम से कम 7 दिन। प्रोफेसर सूर्यकांत ने इस बात को बहुत बार कहा, बहुत बार समझाया भी, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था पूरे इंडिया के लिए। इनका प्रोग्राम पूरे इंडिया में नहीं देखा गया होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो साइड इफेक्ट वाली बात आई और इसमें जो डेथ हुई, उस डेथ में 2 चीज़ों का बहुत रोल रहा। एक तो क्लॉटिंग और दूसरा मिसयूज ऑफ स्टेरॉइड। और उसमें बहुत ये हुआ कि स्टेरॉइड सबसे बढ़िया चीज़ है और ये मीडिया ने भी बहुत प्रोपोगेट किया। स्टेरॉइड बहुत बढ़िया चीज़ है या बहुत खराब चीज़ है, ये डॉक्टर को डिसाइड करना था, ये पब्लिक को डिसाइड नहीं करना था। अब पब्लिक को पता चला कि स्टेरॉइड बहुत अच्छा है, तो सबसे पहले ये चीज़ क्वैक ने सीखी। उन्होंने फर्स्ट डे से दिन में 3 बार स्टेरॉइड दिया। तो ये एक वजह रही ज़्यादा डेथ की। लेकिन इसको रोकने के लिए मैं ये भी कहूँगा कि थोड़ी सी जिम्मेदारी पब्लिक पे भी डालनी चाहिए। ये ठीक है कि गवर्नमेंट की जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है ये बिल्कुल गलत है और 10% से ज़्यादा तो कभी भी उसे पैसे से नहीं देना चाहिए। 8,000 रुपये में आप कहते रहिए, कोई लगवाएगा नहीं। लेकिन पब्लिक कम से कम मास्क बांध सकती थी। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ में इनडिसिप्लिन है, तो ये इनडिसिप्लिन इसमें भी दिखाई देता है। इनडिसिप्लिन क्यू में है और चीज़ों में है। तो अगर ये इनडिसिप्लिन रहा
तो थर्ड वेव मेरे ख्याल से अगर आएगी तो थोड़ा कम होगी, वो सेकंड वेव के बराबर नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो बहुत नुकसान करके जा सकती है अगर ये इनडिसिप्लिन रहा और वैक्सीनेशन के मामले में कोई कोताही की गई, या डॉक्टर्स को अभी भी ट्रेनिंग की जरूरत है। अभी वो लोग प्रॉपर डोज नहीं जानते कि किस डोज में एंटीकोगुलेंट देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, क्या स्ट्रैट को बिल्कुल शुरू में नहीं दे करके जब रिप्लिकेशन वायरस का खत्म हो जाए 5वें 6ठे दिन शुरू करें। 5वें दिन वो क्या एंटी डी डाइमर और दूसरे टेस्ट कराते हैं जो क्लॉटिंग वाला है। ऐसा यूनिवर्सल तरीके से नहीं हो रहा है। वो कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम जितने भी थे वो इनसफिशिएंट थे और गवर्नमेंट ने भी इसके लिए कोई बहुत वो नहीं किया। कभी हेल्थ मिनिस्टर को नहीं भेजा गया इस बात पे चर्चा करने के लिए, कोई वो नहीं हुआ। वो हमेशा जब भी चर्चा हुई तो बहुत तो सुपरफिशियल कि हाथ धोना है और मास्क लगाना है, और वो ज्यादा माना नहीं गया। तो ये दो चीजें हैं। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब कोई इस तरह की टेक्निकल बात होती है तो आपको कैसे वैक्सीनेशन देना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, ये तो डॉक्टर के हाथ में। आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बुला लीजिए, रेस्पिरेटरी डिजीज है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को मेडिकल कॉलेज से बुला लीजिए। किसी और को क्यों, कौन इसमें आ जाता है बीच में, आईएएस आ जाते हैं या कोई और आ जाता है, आई डोंट नो। वो कैसे पॉलिसी बनती है, पॉलिसी बनते समय डॉक्टर कहाँ है? वो जो रेस्पिरेशन, बेसिकली इट इज रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज के डॉक्टर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनकी सबको बुला करके एक पूछना चाहिए था भाई इसमें क्या करना है, कैसा है, गाइडलाइन आप बताइए क्या करना है। तो वो नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। तो इसमें कोई जी मैं डॉक्टर राजीव की बात को आगे बढ़ा दूं। डॉक्टर सूर्यकांत, ये आपके लिए डॉक्टर राजीव, जब हम लोग इनफॉर्मली बात कर रहे थे तो डॉक्टर राजीव कहने लगे कि डॉक्टर सूर्यकांत ने इतने सेमिनार्स किए और लोगों के लिए क्या, हम लोगों के लिए भी उनका कहना था कि आप अपने यहाँ तो आपने ठीक है केजीएमयू में पढ़ा लिखा लिया सबको, लेकिन ये जैसे कह रहे थे कि हम लोगों के लिए, डॉक्टर्स के लिए भी कुछ कर देते, क्योंकि कहने लगे हम लोगों को भी ये चाहिए था। वी ऑल्सो नीडेड सम गाइडेंस, सम न्यू, क्योंकि इट इज अ न्यू थिंग। डॉक्टर साहब, मैं बहुत स्पेसिफिक आपसे पूछ रहा हूँ। एक तो डॉक्टर साहब जो आपने बताया 88 लाख 22 जून को हुए थे, उसका सच भी जान लीजिए। 21 जून को जो नंबर 1 मध्य प्रदेश आया था, उसने 200, उसने 1000 भी नहीं किया था। उसने अपने यहाँ 3-4 दिन तक सारे वैक्सीनेशन रोक रखे थे। अब पुराने वैक्सीनेशन पे ही अगली डेट डाल के कर दिया था। क्या कर दिया था? ये डेटा फज किया था, क्योंकि एक दिन पहले आप 250 कर रहे हैं, अगले दिन आप 8 लाख कर दे रहे हैं, 12 लाख। आपने देश का सबसे सर्वोच्च वो कर दिया था। तो वो मुझे लगता है कि वो डेटा मैनेजमेंट है, उसको हम लोग बहुत एवरेज की बात करनी चाहिए। जो एवरेज, अभी भी एवरेज ठीक नहीं आ रहा है, एवरेज 30 लाख के आसपास का है, जो 1 करोड़ होना चाहिए, क्योंकि डेटा में तो हम लोग कैसे मैनेज करेंगे नहीं। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूं। ये बार बार हो रहा है कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। आपको लगता है कि कोई नए अस्पताल बने या बेड्स बढ़े? क्योंकि पुराने अस्पताल को रंग रोगन करके, इधर उधर करके, केजीएमयू में आपने सारा कुछ बंद कर दिया, सबको बाहर ढकेल दिया, क्या दिया, मतलब नंबर ऑफ बेड्स बढ़ी कि नहीं बढ़ी? नया कोई एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर नया बना कि नहीं बना? जरा मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि ये खतरा टला नहीं है, जैसा आप भी कह रहे हैं। देखिए, बात तो सही है आपकी, और आपने जो अभी आंकड़े की बात की, अब ये तो खैर आपकी एनालिसिस है, हम लोग तो डॉक्टर हैं, सिंपल डेटा एनालाइज कर पाते हैं। तो मैं ये बता दूं कि मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और अभी डॉक्टर राजीव जैसा कह रहे थे कि भाई मैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन का ही विभागाध्यक्ष हूँ, मैं लंग का ही स्पेशलिस्ट हूँ, और मैंने अपने लेवल पे काफी कोशिश की लोगों का सेंसिटाइजेशन करने के लिए। और मैंने कहा कि भाई अर्ली फेज जो होती है वायरेमिया की होती है, उसमें स्टेरॉइड मत दीजिए, उससे और वायरस बढ़ जाएगा। पल्स ऑक्सीमीटर हम कह रहे, आपके पास डी डाइमर और ये सब कराने के इंफ्लेमेटरी मार्कर्स के कोई भी सुविधा नहीं है। तो हमने तो गांव के लोगों को भी कहा, ग्राम प्रधान तक को मैंने अपील की, मैंने कहा भाई नए नए चुनाव जीते हो, गांव वालों को मिठाई खिलाओ, इन्हें खिलाओ, पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था करो। और पल्स ऑक्सीमीटर मॉनिटरिंग के आधार पर मैंने तो पूरा एक रूरल कोविड ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी तैयार कर दी। और मैंने कहा कि आपके पास कोविड टेस्टिंग हो या ना हो, एक नारा भी मेरा बड़ा पॉपुलर हुआ है कि न जांच न रिपोर्ट, करो कोरोना पर सीधी चोट। अगर किसी को कोविड सिम्टम लग रहे हैं और उसका पल्स ऑक्सीमीटर से रीडिंग 94 से नीचे आ रहा, मैंने कहा मैजिक नंबर 94, मैजिक नंबर 90, 2 मैजिक नंबर याद रखिए। तो मैजिक नंबर 94 का मतलब ये था कि अगर पल्स ऑक्सीमीटर में रीडिंग कोरोना सिम्टम वाले मरीज को 94 से नीचे रीडिंग जा रही है, तो अब ये माइल्ड केस नहीं रहा, अब ये मॉडरेट केस हो गया, और यही समय है स्टेरॉइड को ऐड करने का। तो काफी कुछ चीजें ऐसी हैं कि स्टेरॉइड कब इस्तेमाल किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बड़े पैमाने पर इसका सेंसिटाइजेशन किया जाता
तो शायद स्टेरॉइड का ज्यादा अप्रोप्रिएट यूज होता और हम काफी कुछ मौतें बचा सकते थे। एक बात। दूसरी बात, अभी जो आपने कही बात बिल्कुल सही है कि 30-40 लाख के वैक्सीनेशन से हम लक्ष्य हमारा बहुत दूर है। अभी जैसा डॉक्टर अभय शुक्ला जी ने बताया कि भाई हम लोग 90 करोड़ कहें या 94 करोड़ कहें, तो ये इसके लिए हमें 180 करोड़ की करीब या 190 करोड़ की करीब डोजेज चाहिए। तो वो डोजेज का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 30-40 के उससे नहीं हो पाएगा। अब मैं आता हूँ ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग हुई कि नहीं हुई, तो मैं आपको बता दूं कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, देखिए पहले शुरू में लखनऊ के अंदर मैं अस्पतालों की स्थिति सरकारी अस्पतालों में बता दूं, 3 बड़े संस्थान है हमारे लखनऊ में, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, संजय गांधी पीजीआई और लोहिया। जब सेकेंड वेव शुरू हुई तो सबसे कहा गया बेड बढ़ाओ बेड बढ़ाओ बेड बढ़ाओ। तो हमारे यहाँ 200 बेड थे, संजय गांधी पीजीआई में भी 200 थे और लोहिया में 100 थे। तो धीरे धीरे हमारे जो 200 बेड थे वो हमारे बढ़ के 1100 बेड तक, और हमें लगता है हम एशिया के सबसे बड़े अस्पताल कोविड बन चुके हैं। और हमारे यहाँ इन्फेक्टिविटी भी आपने देखा होगा, केजीएमयू के इतने लोग संक्रमित, तो खूब मीडिया में न्यूज आई। आपका आशीर्वाद है कि डॉक्टर सूर्यकांत आज तक संक्रमित नहीं हुए, और इस पे लोगों ने मतलब मजाक भी किया कि कोरोना डरता है तो उत्तर प्रदेश में डॉक्टर सूर्यकांत से डरता है। हमारे यहाँ तो जिनको वैक्सीन लगी उसके बाद भी 2-2 बार संक्रमित हो गए लोग। तो खैर जब ये हुआ कि कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, तो आप उस समय समझिए सेकेंड वेव के पीक के समय, अप्रैल के एंड की मैं बात कर रहा हूँ, कि हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं बचे। और अभी जैसा डॉक्टर राजीव कह रहे थे, आप विश्वास नहीं करेंगे, इन हाउस है, मैं आपको बता दूं अपना एक सीक्रेट, कि हमने तो, जब मैं कोविड का इंचार्ज था पूरे केजीएमयू के अफेयर्स का, मैंने तो दांत के डॉक्टर, पैथोलॉजी के डॉक्टर और दूसरे और नॉन क्लिनिकल डॉक्टर, इन सबको सेंसिटाइज करके कोरोना का ट्रीटमेंट पढ़ा दिया, सिखा दिया और इनसे करवा लिया। बस ये था कि मैं 24 घंटे व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहता था कि भाई कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डायरेक्ट डील कर लो। लेकिन आप कोई इस दुनिया में विश्वास करेगा कि हमने दांत के डॉक्टर से भी कोरोना का इलाज करा लिया? अरे भाई, आपातकाले मर्यादा नास्ते। तो हम अगर अपने गांव के डॉक्टर, हम कह रहे उन्हें क्वैक कर लें, कुछ भी कर लें, क्या हम उनको सेंसिटाइज नहीं कर सकते थे कि भैया पहले पर्चे पे स्टेरॉइड मत लिखो? कुछ तो हम गाइडलाइन, कुछ तो उनको, लेकिन ऐसा ना, आप डॉक्टर सूर्यकांत अकेले क्या कर सकते हैं? आनंद वर्धन जी, आप भी जानते हैं हमारी एक सीमा है, और हम ऐसे कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं कि हम एक बार टीवी बोल देंगे तो वो चला जाएगा। हमें समझते हैं भाई, हमें अपने पर्सनल लेवल पे एफर्ट करने पड़े। बहुत सारे रोटरी क्लब, धन्वंतरी सेवा संस्थान, कौन से एनजीओ मेरे संपर्क में आए, उन्होंने पल्स ऑक्सीमीटर बंटवाए, हमारी दवाएं बंटवाई जो मैंने गाँव के लिए तैयार की थी। कुमार विश्वास जी एक बार हमसे चैनल पे टकरा गए, उन्होंने कहा 350 गाँव में डॉक्टर साहब मैं कर रहा हूँ, मुझे आप अपना फॉर्मूला दीजिए। तो ये सब मैं छोटे मोटे जितने उपाय कर सकता था किए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि संजय गांधी पीजीआई में अभी भी 200 बेड है, उससे ज्यादा नहीं बढ़े हैं। हमारे केजीएमसी में 1100, लेकिन अभी फिर आया था कि भाई बच्चों का खतरा थर्ड वेव में ज्यादा है, तो हमारे यहाँ तो देखिए 100 बेड का हमने बच्चों का भी आईसीयू तैयार कर दिया है। हमारे यहाँ 1100 बेड है, हमारी सब पूरी तरह से व्यवस्था ठीक है। अब एक सरकार का आदेश है जो मैंने मीडिया में पढ़ा है बार बार, वो कहा गया कि जिले के अस्पताल में भी करीब 30 बेड एक्स्ट्रा वो आईसीयू के और वेंटिलेटर तैयार किए जाए, सीएससी लेवल पे 10 बेड किया जाए। अब ये तो आप पत्रकार हैं, आप ही बता सकते हैं कि 75 जिलों में कितना हुआ है, मेरे पास उसकी जानकारी नहीं है। जी, मैं डॉक्टर अभय आपसे एक और चीज समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने एक वैक्सीन का एक और वो है जो रहस्य जो मुझे नहीं समझ रहा है। आपने ठीक से बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए था, और फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन किया, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से उसने कहा कि आप ही को इसको खरीद के कराना है। सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन ओथ एफिडेविट दिया है, हलफनामा दिया है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि भाई आप 150 में खरीद रहे हैं, स्टेट से आप ज्यादा महंगा खरीदवा रहे हैं, तो ये क्यों? तो उन्होंने कहा क्योंकि हम बल्क बायर हैं, हम ज्यादा खरीदते हैं, इसलिए वो हमें सस्ता पड़ता है। ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में दिया हुआ है। मैं अपने दर्शकों को भी जानकारी के लिए बता दूं कि अब जो 150 कहा जाता था कि 150 में खरीदी जा रही है, उसका दाम अब बढ़ा दिया गया है। अब वही सेंट्रल गवर्नमेंट उसको 215 और 225 में शायद खरीद रही है। ये भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम ज्यादा खरीदने से हम सस्ता खरीदते हैं, तो क्या और ज्यादा खरीदने से आप और महंगा खरीदेंगे? ये क्या गुत्थी है? एक तो डॉक्टर साहब ये समझा दीजिए। दूसरा, यहां पे मैं बिल्कुल आपको बता दूं और इसके इस खतरे के साथ बता दूं कि इसके बाद मालूम नहीं किसी को अच्छा लगे ना लगे, ये जैसे बाढ़ आती है तो एक वो जो बाढ़ वाले होते हैं, वो जो प्रशासन होता है बहुत खुश होता है, बाढ़ आ गई, क्योंकि बाढ़ का कोई हिसाब नहीं रखा जाता है।
यहाँ पे जो जब ये हुआ कि अब एक्सपोर्ट कर लेंगे, तो हमारे उत्तर प्रदेश में एक्सपोर्ट के हो गया, ROU हो गया, वो मंगाए जाने लगे, टेंडर्स मंगाए जाने लगे, मिनिमम प्राइस 1200, सब लोग खुश थे। प्रशासन, इसमें डॉक्टर लोग इन्वॉल्व नहीं थे, वो प्रशासन ही खुश था। जो बिल्कुल टॉप नॉच जो आज प्रदेश चला रहे हैं वो लोग, वो IAS अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे। रोज स्टेटमेंट आता था कि उनको बुला लिया, उनको रशा से बात कर ली, और क्या क्या बात कर रहे थे। तो वो जो आपदा में अवसर तलाश रहे थे। तो आपसे ये पूछना है कि ये वैक्सीन को आज महंगा क्यों खरीद रही है सरकार भाई, व्हाई? हाँ, नहीं, ये तो काफी वाजिब सा सवाल है, लेकिन उसके पहले डॉक्टर सूर्यकांत और डॉक्टर राजीव ने जो एक बात रखी है ना, उसमें मुझे थोड़ा सा कुछ जोड़ना है। और मुझे लगता है दोनों ने ये बात रखी कि स्टेरॉइड के ओवर यूज से बहुत नुकसान हुआ है, और ये 100% सही है। जो ब्लैक फंगस नाम की बीमारी, जिसको म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है मेडिकल टर्म्स में, इसके जो स्टडीज हुए हैं, इसके पूरे दुनिया भर में कोविड हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा इसके केसेस भारत में हुए हैं। पहली बात। दूसरी बात, भारत में जो केसेस हुए हैं उनके जो स्टडी में सामने निकल के आया है कि अराउंड 80% ऑफ दोज केसेस आर डायबिटिक कोविड पेशेंट्स एंड अराउंड 80% हैव रिसीव्ड स्टेरॉइड्स। अब आपको पता होगा शायद कॉमन सेंस से भी कि डायबिटीज से इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, डायबिटीज से इन्फेक्शंस ज्यादा होते हैं, और स्टेरॉइड से भी इम्यूनिटी सप्रेस होती है। तो आप ये सोचिए, ये तो करेले पे नींद चढ़ा, मतलब ऑलरेडी उसको डायबिटीज है, कोविड की बीमारी तो चल ही रही है, और फिर आपने लगातार, और स्टेरॉइड भी भारी मात्रा में, जैसा डॉक्टर राजीव ने भी बताया, भारी मात्रा में उस पेशेंट को अगर आप स्टेरॉइड दे देंगे, तो जो फंगस अदरवाइज नाक में या कहीं पर रहता है नॉर्मल तरीके से, उससे बीमारी नहीं होती है, वो फिर ब्रेन में चला जा रहा है, आंख में चला जा रहा है, साइनसेस में चला जा रहा है, और पूरा भयंकर, आप कितनी वो कठिन बीमारी है और उसका इलाज भी कितना महंगा, और मतलब ये है। तो ये जो हुआ है ना, मतलब इर्रेशनल केयर की वजह से हुआ है, और ये इर्रेशनल केयर को रोकने का तरीका है जो केंद्र सरकार ने नहीं किया है पिछले 10 साल में। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट नाम का एक कानून है, जिसको कि एक्चुअली लागू किया, 2010 का कानून है, आज हम 2021 में, 11 साल में ये कानून पूरे देश में कहीं लागू नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश ने उस कानून को अडॉप्ट किया है, लेकिन उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली इफेक्टिवली ग्राउंड लेवल पे नहीं है। सिर्फ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन उसके स्टैंडर्ड्स क्योंकि नहीं बने हैं, उसके स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं कि हर बीमारी में क्या, अधिकतर बीमारी में क्या इलाज का लाइन होना चाहिए। ये ठीक है कि डॉक्टर का खुद का भी एक जजमेंट होता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन भी होता है, इसलिए हर पेशेंट में एकदम वही चीज नहीं की जा सकती, लेकिन तब भी एक गाइडलाइन होता है कि कम से कम 80% पेशेंट्स में आप इसको फॉलो करिए, तो वो लॉजिकल होगा। उसका एक गाइडलाइन डॉक्टर को मिलता है। जो आपने अभी कहा ना कि स्टेरॉइड किसको उठा के पहले दिन से देना शुरू कर दिया, इनफैक्ट पहले एक हफ्ते में स्टेरॉइड देना इज कंप्लीटली इलॉजिकल एंड इररेशनल। तो ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू होना चाहिए था। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ आपको आनंद जी, कि जन स्वास्थ्य अभियान ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL किया है जो अभी एक्सेप्ट हुआ है 3 दिन पहले, और उसका मेन प्ली ये है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, एंड उत्तर प्रदेश इज वन ऑफ द स्टेट्स वेयर इट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो इसको भी आपको वाइडली पब्लिसाइज आप करें, और लोगों को इसको सपोर्ट करना चाहिए। और ऑफ कोर्स द गाइडलाइंस शुड बी, दे शुड बी लॉजिकल, दे शुड बी रीजनेबल, डॉक्टर्स शुड बी इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मुलेटिंग दोज, they should not be overly demanding or like something very burdensome। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश में क्लिनिकल केयर को रैशनलाइज करने की जरूरत ये कोविड के समय में आ चुकी है। ये एक मुद्दा है। अब आपका जो वैक्सीन का जो सवाल है, ये तो एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है। अब आप अगर मुझसे पूछे इसके बारे में इंटरनल क्या हुआ है, ये तो मतलब कहना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास पेगासस जैसा कोई सॉफ्टवेयर तो है नहीं, हम पता कर सके कि किसकी किससे क्या बात हुई, और होना भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए आप केंद्र सरकार में हैं और आपने बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी के 2 ही कंपनियां हैं हिंदुस्तान में, उनके साथ में एक सॉर्ट ऑफ एक डील किया, या एक ये किया, सॉरी ये किया कि भाई देखिए, आपको ओवरऑल जो रेट है ना वो 225 रुपए का मिलेगा या 215 रुपए का मिलेगा, केंद्र सरकार आपको 150 देगी और राज्य सरकारें जो है वो आपको 250 देगी। ऐसा आपने एक एग्रीमेंट उनके साथ कर लिया, वो तैयार हो गए। इसके बाद राज्य सरकार पिक्चर से निकल गए। तो आपका रेट तो बिगड़ जाएगा। अगर सिर्फ 150 रुपए के हिसाब से आप खरीदेंगे तो आपको रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। वो तो बोलेगा भैया मेरे को तो जो है ना कुल मिला के ओवरऑल जो रेट है वो 215 रुपए का चाहिए। वो तो दुकानदार है, वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट है।
तो फिर आप बोलेंगे कि अच्छा भाई, मतलब मेरा ऐसा अंदाज है। इसके अलावा अगर कोई लॉजिक हो सकता है तो जो आपने कहा वो दैट इज एन ओपेक लॉजिक, इट इज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि जब आप बल्क परचेजिंग बढ़ाएंगे, स्केल ऑफ परचेजिंग बढ़ाएंगे, तो रेट्स हमेशा कम होने चाहिए। सो देयर इज सम अदर अंडर द रेडार या सब जो नॉर्मल आदमी नहीं लॉजिक व्हिच इज ऑपरेटिंग, इट्स नॉट नॉर्मल लॉजिक इवन ऑफ द मार्केट। हाँ, मैं डॉक्टर राकेश भार्गव, माफ कीजिएगा, असल में आपके उसमें लिखा हुआ था जुबैर अहमद साहब, तो मैं हम लोग को लग रहा था कोई दूसरे उसके पैनल वाले आ गए हैं, क्योंकि थोड़ा सा माफ कीजिएगा डॉक्टर राकेश भार्गव, मैं आपको डिस्कशन में ले लूं। डॉक्टर साहब, आप लोग प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, एक चीज और समझ में नहीं आ रही, आज आप जैसे मास्क कहा जा रहा, मास्क लगाओ, डिस्टेंसिंग करो। दूसरा क्या है, मेरे घर में कुछ आइवरमेक्टिन, फेबिफ्लू, ये सब भी पड़ी हुई हैं। अब उसको एक किनारे से खारिज कर दिया गया है कि ये सब बिल्कुल बेकार है, इसका कोई यूज ही नहीं है। तो आप आज की तारीख में जिन लोगों को कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है, आप क्या प्रिस्क्राइब करेंगे कि वो अपने को बचाएं कैसे? डॉक्टर साहब, आप अनम्यूट कर लीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अनम्यूट हो गए हैं, आप बोलिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब। नहीं है ना, आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब का तब तक आप इसको चेक उसको ठीक करिए, मैं तब तक यही डॉक्टर राजीव, ये प्रश्न आपसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आप भी ये बताएं हम क्या करें इसका। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो दवाइयां हैं जी, जो वायरस पर एक्ट करती हैं जी, वो एक्चुअली एंटीबायोटिक और वायरल में फर्क ये है कि एंटीवायरल ड्रग्स उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी एंटीबायोटिक, वो कोई भी एंटीवायरल हो। तो क्योंकि वायरस जो है वो सेल के अंदर होता है और बैक्टीरिया दो सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस में रहते हैं, तो किसी वायरस को मारना कठिन है। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उसकी एंट्री को सेल के अंदर रोकें या कुछ और करें, किसी और तरीके से उसके रेप्लिकेशन को कम करें। तो बहुत ज़्यादा इसमें कोविड के मामले में एंटीवायरल डिजीज से कोई ट्रीटमेंट के ऊपर बहुत रिलाई करना इज नॉट गुड। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा जोर प्रिवेंशन पे होना चाहिए, और प्रिवेंशन क्योंकि बहुत कठिन नहीं है, इसमें ज़रूरत इस बात की है कि बहुत अच्छी मास्किंग हो और कम से कम भीड़ इकट्ठी ना हो। भीड़ तो यूं ही बहुत है इंडिया में, लेकिन कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड भीड़ ना हो, एटलीस्ट ये तो होना ही चाहिए। लेकिन ये नहीं हुआ, और ऐसी पॉलिसी कुछ रही कि उसी में चुनाव भी हुए, उसी में मतलब सब हुआ, मंदिर मस्जिद भी हुआ, उसमें तरह तरह की पूजा पाठ भी हुए कंबाइंड तरीके से। तो वो उसकी वजह से ये जो बहुत ज़्यादा फैला, उसकी एक वजह ये थी कि सब्जी मार्केट से ये फैला। तो उस जगह पर कोई बैरिकेडिंग कि भाई आप इतने लोग सब्जी मार्केट में घुस गए, अब उसके बाद घुसेंगे, इस तरह का कोई खास प्रयत्न नहीं हुआ। और पब्लिक तो इनडिसिप्लिन है ही है। मैं आज भी ये कहूँगा कि उसको रोकने के लिए बहुत किसी दवा के लिए ये जितनी ये सब ट्रायल ड्रग्स हैं, आइवरमेक्टिन, SCQS और दूसरी जितनी दवाएं, एजिथ्रोमाइसिन, ये कोई स्टैब्लिश नहीं कि ये जरूर वायरस को रोक लेगा या मार देगा। लेकिन अब जब कुछ नहीं था तो वो ट्राई किया जाता है कि हाँ भाई ठीक है, ये इसमें काम कर रहा है, तो पिछले वाले वायरस में इसने काम किया था तो शायद इसमें भी काम कर दे। तो इस तरह से दी गई थी। तो मैं नहीं समझता कि डॉक्टर कोई भी ये बात गारंटी से कह सकता है कि अगर ये दवा ले लोगे, एक्सेप्ट वैक्सीनेशन को छोड़ के और किसी दवा पर भरोसा करना कोविड में, मतलब वायरस को मारने की वाली दवा या वायरस को रोकने वाली, हाँ हो ही ना। और होने के बाद हम कैसे क्लॉटिंग को बचाएंगे, कैसे हम इन्फ्लेमेशन, मतलब जो सूजन अंदर आ जाती है उसको स्टेरॉइड से बचाएंगे, वो चीज अलग बात है। लेकिन वायरस को रोक पाना थोड़ा वैसा, इसके लिए कोई एक ड्रग का नाम नहीं लिया जा सकता। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आके आपका, डॉक्टर भार्गव आपका वो ऑडियो ठीक हो गया क्या? नहीं, आवाज नहीं आ रही।
आवाज नहीं आ रही। मैं एक बात चाहूंगा कि डॉक्टर सूर्यकांत भी इस मामले में कुछ बोले, दिस इज अ वेरी क्रूशियल क्वेश्चन। जी हाँ, मैं डॉक्टर सूर्यकांत के ही पास आ जा रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर सूर्यकांत एक तो ये बताइए, दूसरा डॉक्टर साहब एक जल्दी से मैं इसलिए क्योंकि ये आज मैं एक समय के बाद इसको कर रहा हूँ, वी मस्ट ऑल्सो पे रिस्पेक्ट टू डॉक्टर के अग्रवाल। मेरे हिसाब से अद्भुत काम किया था। उनकी खुद की डेथ हो गई, वो अलग बात है, क्योंकि जो भी कारण रहे हो वो आप लोग बेहतर बताएंगे। लेकिन अवेयरनेस के मामले में जैसे आप कर रहे थे, आप अकेली जद्दोजहद लड़ रहे थे, डॉक्टर अग्रवाल ने भी बहुत, मैं उनका भी काम को एक हम लोग के लेवल पे, हाथ धो, ऐसे धो, ये करो, छोटे छोटे 3-3, 4-4 मिनट के वीडियो बना के कर रहे थे। मैं डॉक्टर सूर्यकांत आपसे सिर्फ एक चीज जानना चाह रहा हूं, आपको मुख्य बल्लेबाज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को बनाना होगा, और वो क्यों नहीं बन रही है? मतलब वो क्यों नहीं फोरफ्रंट, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्यों नहीं संभाल रही है? डॉक्टर अनम्यूट कर लीजिएगा। ठीक बात है। देखिए ऐसा है कि, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। आनंद जी, देखिए ऐसा है, पहले तो मैं श्रद्धांजलि देता हूं डॉक्टर के अग्रवाल को। आपने बहुत अच्छा ये उदाहरण दिया है। मैं बताऊं कि देश में 2017 में वो नेशनल प्रेसिडेंट थे हमारे आईएमए के, और आईएमए एक ऑथराइज्ड डॉक्टर्स की संस्था है। 2017 से पहले डॉक्टर्स जानते थे, पब्लिक बहुत कम जानती थी, और उन्होंने पहली बार आईएमए को फोकस में लाया। पहली बार उन्होंने हमें याद है कि सरकार ने जब नया नेशनल मेडिकल कमीशन बनाना शुरू किया, और उसमें बहुत सारी कमियां थी, और उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया, और फिर वहां हम लोगों ने सरकार का विरोध में गए, और उन सबका ही था। फिर राम गोपाल यादव जी, जो राज्यसभा के मेंबर हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी अध्यक्षता में एक 31 सदस्यीय कमेटी बनी, और उसकी रिकमेंडेशन के बाद ही फिर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुए। तो एक लंबा इतिहास है ये 4 साल पहले का, और उसी के कारण ये एनएमसी प्रेजेंट फॉर्म में आ पाई, जिसमें अब काफी कुछ ठीक मामले हुए हैं, काफी कुछ ठीक रास्ते निकले हैं। तो डॉक्टर के अग्रवाल, आप समझ लीजिए कि देश के 5 लाख डॉक्टर के इनबॉक्स में सुबह ईमेल के इनबॉक्स में एक मेल सुबह आता था पूरे कोरोना के दौरान। वो पहला अवेयरनेस प्रोग्राम था डॉक्टर के अग्रवाल जो ने किया, कि सुबह आप 6:45 और 7:30 के बीच में आप देखिए, अपना मेल खोलिए, तो डॉक्टर के अग्रवाल का एक कोरोना मीटर आता था कि दुनिया में कहाँ कोरोना की स्थिति है, और उसके बाद कोई ना कोई टॉपिक पे अवेयरनेस आता। तो उन्होंने बहुत अवेयरनेस किया, आपकी बात सही है। मैं उनके कई प्रोग्राम में मैं उनका हिस्सा रहा हूँ, बड़े भाई थे वो हमारे। और एक यही नहीं, मैं आपको और चीजें उनके बारे में बता दूं आधा मिनट में, कि एक उनका जो ये तो डॉक्टर का जेस्चर था, एकेडमिक जेस्चर था, एक क्लिनिकल जेस्चर था, लेकिन उनका सोशल जेस्चर भी बहुत था। हमारे साथ मैंने और उन्होंने मिलकर जब कारपोरेट से, ये कंपनियों से एक आह्वान किया कि भाई डॉक्टर, उस समय तो 700-800 डॉक्टरों की डेथ हुई थी, आज की तारीख में 1500 ऊपर ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कोरोना के कारण जिनकी डेथ हो चुकी है। वो उस समय हम लोगों ने किया, तो मैं कई फार्मास्यूटिकल हाउसेस आए, और एक फार्मास्यूटिकल एसेस था कि जिसने हर कोविड डॉक्टर के फैमिली को 500 उन्होंने फैमिली ऐसी 500 डॉक्टर्स की फैमिली चिन्हित की, और 5 लाख डॉक्टर्स 5 लाख प्रति डॉक्टर फैमिली का चेक उनकी फैमिलीज को दिया। और ऐसे कई कार्यक्रमों में हमें डॉक्टर अग्रवाल साहब मौजूद रहे, मैं भी उसमें मौजूद रहा, और उस पूरा अभियान हम लोगों ने चलाया कि भाई कैसे कैसे सरकार का अनुदान घोषणा और वो सब बाद में आएगी, लेकिन हम लोग कैसे अपने डॉक्टर फैमिलीज को फाइनेंशियली एम्पावर कर सकते हैं या रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। तो उनका इतना बड़ा प्रभाव था के अग्रवाल जी का। अब आपने कहा कि आईएमए फ्रंट, अब देखिए दिक्कत क्या है, आईएमए ने जब फ्रंट पे लड़ना शुरू किया, तो मैं आपके बोलता हूं, एक बाबा जी आ गए, अब मैं क्या नाम लूं, आप सब जानते हैं उनको। अब बाबा जी आईएमए पे ही भिड़ गए। अब पिछले 7-8 महीने से आईएमए जो है वो स्पेशल विंग तैयार कर दी, कोर्ट केस लड़ रही है। अब बताइए, डॉक्टरी पढ़े डॉक्टर या कोर्ट केस लड़े। अब बाबा जी के खिलाफ और डॉक्टर के खिलाफ जो है, अब एक हमारे, आपने जैसा नाम लिया, डॉक्टर हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, अब वो उनके साथ मंच शेयर करते थे विभिन्न प्रोग्रामों में। तो आईएमए को ये भी डर था कि भाई स्वास्थ्य मंत्री खुद आए, उनके साथ लगा हुआ है, हम लोग तो अब ऐसा ना, सरकारी डॉक्टर तो डर ही जाता है बेचारा, पता नहीं कब क्या कार्रवाई हो जाए। तो आप समझिए कि आईएमए की पूरी आधी एनर्जी तो है वो कोर्ट केस में चली जा रही है, वो लड़े जा रहे हैं, और इतनी मतलब असंसदीय और अमर्यादित बयान दिए हैं उन्होंने, और ऐसा दुष्प्रचार किया है। आप सोचिए कि आईसीयू का मैनेजमेंट आईएमए के डॉक्टर्स कर रहे हैं, कोरोना का ट्रीटमेंट आईएमए डॉक्टर्स कर रहे हैं, वैक्सीनेशन में आईएमए के डॉक्टर्स लगे, सब में तो लगे हुए हैं,
और फिर भी आप आईएमए को बदनाम कर रहे हैं, डॉक्टर्स को, मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर्स को बदनाम कर रहे हैं। अरे भाई, वैक्सीन का आविष्कार किसने किया है? बाबा जी ने किया है क्या? तो अब आधी एनर्जी तो आईएमए की इसमें चली गई। अब आप विश्वास नहीं करेंगे कि फिर मैंने एक आईएमए में एक आर्टिकल लिखा, मैं भेजूंगा, आप पढ़िएगा वो आर्टिकल। वो आर्टिकल मैंने लिखा कि भाई दिस इज नॉट द टाइम फॉर द फाइटिंग। कि आप उन्होंने एलोपैथी को आयुर्वेद से लड़वा दिया, होम्योपैथी से लड़वा दिया, आयुष वर्सेस आईएमए करवा दिया। इतना केओस 7-8 महीने में हुआ है। वो आर्टिकल मैं आपको भेजूंगा जो मैंने आईएमए में पब्लिश किया है कि भाई दिस इज द टाइम टू कि हम मिलके लड़े टू फाइट अगेंस्ट द कोविड। अब आईएमए के सामने एक और समस्या हो गई कि आईएमए के प्रेसिडेंट जो है वो कोइंसिडेंटली क्रिश्चियन है। अब वो ऐसा तो नहीं है कि साहब क्रिश्चियन है तो आईएमए के डॉक्टर नहीं हो सकते, लीडर नहीं हो सकते। अब उसपे भी एक बवाल चल बैठा, साहब ओटी साहब वो तो क्रिश्चियनिटी फैला रहे हैं। तो साहब अब ये बताइए हमें आनंद जी कि आईएमए का जो टॉप मोस्ट हमारा लीडर है वो अपना पर्सनल अटैक झेले, बाबा जी का अटैक झेले, कम्युनलाइजेशन का अटैक झेले, कि ये या फिर कोविड में काम करे, कैसे लीडरशिप काम करे आईएमए की? अब बताइए, काम ही नहीं करने दिया जा रहा है आईएमए को। तो ये तो मतलब बड़ी अजीब सी समस्या है। क्या बताया जाए? यहाँ पर मैं इस पर प्रकाश डालें क्या हो, या हमें सुझाव दें कि भाई हम आईएमए के लोग कैसे और अच्छी तरीके से करें? यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उस हिसाब से तो पूरा रेलवे डिपार्टमेंट ही क्रिश्चियन डिपार्टमेंट हो गया, क्योंकि इंजन का लोकोमोटिव का आविष्कार ये क्रिश्चियन ने किया था। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के और लोकोमोटिव से लेकर के हर चीज का आविष्कार तो यूरोप से हुआ है। अब बताइए, अब हमारे आईएमए के प्रेसिडेंट पे कहा जा रहा है कि आप क्रिश्चियन हैं। डॉक्टर सूर्यकांत से एक सवाल पूछना चाहूंगा, थोड़ा पर्सनल रिक्वायरमेंट, मेरी पर्सनल रिक्वायरमेंट है और बहुत लोगों की है जो जिन्होंने कोवैक्सीन लगाई है और वो ट्रैवल करना चाहते हैं अब्रॉड। तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है कि ये WHO का एंडोर्समेंट कोवैक्सीन का कब हो पाएगा? अभी तक नहीं दिया है, वो उनकी फाइल पेंडिंग है। पता नहीं क्या WHO में क्या हो रहा है भाई। कोवैक्सीन की लैंसेट में भी पब्लिकेशन आ गया कि 81% एफिकेसी है, 3rd फेज के भी ट्रायल रिजल्ट आ गए। और वो हर बार एक हफ्ते में WHO चिट्ठी लिख देता है कोवैक्सीन को, ये कागज और दो, ये कागज और दो। जैसे अपने ब्यूरोक्रेसी में रेड टेपिज्म होता है, WHO में भी शायद चलता होगा, पता नहीं क्या चक्कर है, या उनको विश्वास नहीं होगा कि कोवैक्सीन काम करती है कि नहीं करती है। अभी तक उन्होंने WHO ने दिया नहीं है। हम लोग रोज मीडिया में सुन रहे हैं कि शायद अगले हफ्ते आ जाएगा, अगले हफ्ते आ जाएगा, अभी तक तो कोविशील्ड तो चलिए यहाँ बंद जरूर रही है कोविशील्ड ज्यादा मात्रा में, लेकिन चूंकि वो उसका रिसर्च बाहर हुई थी, कोवैक्सीन तो एकदम अपनी वैक्सीन है, तो सरकार को भी मेरे ख्याल से पुश करना चाहिए स्ट्रांगली। नहीं करना चाहिए, नहीं हो सकता है डॉक्टर साहब वहाँ अपना कोई हिंदुस्तानी ब्यूरोक्रेट जाके बैठ गया हो जो और कागज मांगता हो। मैं डॉक्टर राकेश भार्गव, मैं आपकी आवाज आ रही डॉक्टर साहब? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब। वो एक बार मेरे ख्याल से लॉग आउट करके लॉग इन करें तो शायद होगा। नहीं, अब तो खत्म हो रहा है वो डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं। डॉक्टर अभय शुक्ला, मैं लास्ट एक क्वेश्चन सम अप करने के लिए आपके पास आ रहा हूँ। एक जगह और एक चिंता का विषय है जिसपे कोई बोल नहीं रहा है। जैसा अभी डॉक्टर सूर्यकांत, मुझे नहीं मालूम था, डॉक्टर सूर्यकांत ने बताया दवा कंपनी है जिसने 5-5 लाख का चेक कुछ परिवारों को, मतलब वो सारों को नहीं, कुछ को दिया। हमारे यहाँ जो एक अभी आज की तारीख में हमने अपने कोई प्रोटोकॉल कुछ वो नहीं बनाया कि डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर जो बुरी तरह से प्रभावित थे, मतलब जिस समय कोरोना अपनी चरम सीमा पे था, मुझे ठीक से मालूम है प्रभावित थे। अच्छा, उस समय जैसे इस समय हम लोग सारी चीजों की गाली पुलिस वाले को देते हैं, थानेदार को देते हैं, उस समय सबकी गाली हम डॉक्टर को दे रहे थे। वही सामने देख रहा था, उसी को पीट भी दे रहे थे, उसी को गाली भी दे रहे थे। ये मैं इस रेफरेंस से कह रहा हूं कि इन वर्कर्स की देखभाल इसके लिए कौन करेगा? क्योंकि एक तरफ जैसा अभी डॉक्टर सूर्यकांत ने कहा, एक तरफ हमारे बाबा जी हमला किए हुए हैं, तो इसकी कोई नीति है? आप जैसे आपको ये जानकारी है, आप इस मूवमेंट को चला रहे हैं पूरे देश भर में, इन हेल्थ वर्कर्स और खास करके डॉक्टर्स की देखभाल करने का कुछ है अपने यहाँ, कोई रास्ता, रोड मैप है? नहीं, आपका काफी रेलेवेंट सवाल है और ये एक्चुअली इसके बारे में हमको दो चीजें देखनी चाहिए। एक तो जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम के अंदर काम करने वाले आज अलग अलग प्रकार के कर्मचारी हैं, इनका पिछले 20-30 सालों में बड़े स्तर पे कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन हो चुका है। कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सेज हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल 4th क्लास स्टाफ है, काफी सारे राज्यों में NHM के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स भी हैं। और फिर जब एक बार कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन हो जाता है तो उनको जो सोशल सिक्योरिटी और बाकी सारी चीजें मिलनी चाहिए वो उस ढंग से नहीं मिल पाती हैं।
बड़े स्तर पे आशाओं की भी लगभग ऐसी स्थिति है, आशा भी करीब 7-8 लाख है हमारे देश में। तो ये जो सारे वर्कर्स है ना, इनको हमें रेगुलराइज करना चाहिए, या कम से कम इनको अच्छे स्तर का सोशल सिक्योरिटी और सारी चीजें देनी चाहिए। ये हमारे फ्रंट लाइन है, सोशल हमारे और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, डॉक्टर साहब, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स, especially all frontline healthcare workers is very important। तो मुझे लगता है ये एक मेजर मुद्दा, और ये इवन NHM जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसके अंतर्गत भी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को एंगेज तो किया गया, लेकिन उनका काम या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही रखा गया। अभी उनको कम से कम फेज तरीके से, कि जिन्होंने 3 साल काम किया है, कम से कम उनका काम सेटिस्फैक्टरी है, उनको आप स्टेप बाय स्टेप रेगुलराइज करिए, लेकिन इनको रेगुलराइज जरूर करना चाहिए। दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट रादर कि थाली पीटे या कुछ ताली बजाए, इसका कुछ खास फायदा नहीं है। आप उनको जो है कॉन्क्रीट कुछ करिए, और इसमें जूनियर डॉक्टर्स भी शामिल हैं, उसमें फ्रंटलाइन डॉक्टर्स भी शामिल हैं, जरूर उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए और उनको ये करना चाहिए। दूसरी चीज कि हमारे देश में 70% हेल्थ केयर प्राइवेट सेक्टर के द्वारा दी जाती है। प्राइवेट अस्पतालों में क्या चलता है, इसके बारे में भी हमें थोड़ा सोचना चाहिए। प्राइवेट अस्पतालों में जो नर्सेज हैं, हम उनसे भी कांटेक्ट में हैं। आज एक गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम में काम करने वाली नर्स को अलग अलग स्टेट्स में थोड़ा वेरिएशन है, लेकिन 40,000, 50,000, 60,000 की पे मिलती है एक रेगुलर नर्स अगर ट्रेन नर्स है, और कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स प्राइवेट हॉस्पिटल में है उसको 10,000, 12,000, 15,000 मिलता है। काम वही है और नर्स का काम कितना डिमांडिंग होता है, और कितना, मतलब डॉक्टर नर्स के बिना काम कर नहीं सकते। और नर्स 24 घंटे पेशेंट के साथ रहती है, डॉक्टर ऑफ कोर्स उसका अलग रोल है। इन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम करने वाले नर्सेज हैं और बाकी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, इनके प्रोटेक्शन के लिए कौन सवाल उठाएगा और इनके बारे में कौन सोचेगा? तो वहां पे भी ये इट लिंक्स विद द इशू ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पे कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस एटसेट्रा फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल स्टाफ आल्सो, of course along with regularization and improved working conditions of public health system staff। ये दोनों चीजें साथ में होंगी तो हम हेल्थ केयर वर्कर्स को सही में प्रोटेक्ट करेंगे और थाली बजाने से कुछ आगे बढ़ पाएंगे। समय की थोड़ी उस दिक्कत है। डॉक्टर राकेश, मैं आपसे अलग से एक दिन हम लोग एक चर्चा करेंगे, आपका हम शेयर करना चाहेंगे हमारे बहुत से दर्शक की, उनको वो करें। मैं चलते चलते एक बात बता दूं, हमारे एक सुरेश चंद जी कह रहे हैं और सही बात है, टाइम नहीं है, यूपी में एम्बुलेंस ड्राइवर का क्या हाल किया ये आप लोगों को पता है। मैं एक आपको डॉक्टर शुक्ला एक और चीज बता दूं, अब मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल के साथ साथ आपको वो इज्जत मुझे देनी होगी। आपके अगर दफ्तर में मैं जाके, आप वहां के सीएमओ हैं और मैं चाहे कोई नेताजी हूं, अगर मैं आपकी कुर्सी पे बैठ के आपकी क्लास लेने लगूंगा, मैं डीएम हूं और मैं रोज वहां के कुछ डॉक्टरों ने ये हड़ताल की कि भाई हम आपकी मीटिंग में नहीं बैठ सकते, हमें काम करने दीजिए। और उत्तर प्रदेश में बता दूं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट को ये लिखित पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पेपर में ऐड निकला कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट को कहा गया कि अगर आप आइए और कोविड में काम करिए तो 300 रुपए पर डे हम आपको देंगे। आज 300 रुपए में आम मजदूर चले जाइए, मजदूर मंडी में जो चौराहे पे खड़ा होता है, 300 रुपए में मजदूर नहीं मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो हम लोगों को अपनी दृष्टि बदलनी होगी। उस डॉक्टर को, वो जो हम डॉक्टर साहब कहते हैं, डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं। बहुत से लोग इसमें आके कहेंगे नहीं बड़ा लूटते हैं, वो हर जगह लूटने वाले 1% है। भगवान के यहाँ भी कुछ लोग हैं, भगवान के भी कुछ कुछ ऐसे रूप हैं जिस रूप में कुछ ना कुछ वो हम लोगों के साथ ये सब काम करते रहते हैं। लेकिन 99.99% डॉक्टर को जो मेरी नजर में आए हैं, उनसे वो मैंने कहीं नहीं देखा है। उनका पूरा ध्येय होता है किसी तरह जान बचे, किसी वो अपना बेस्ट देते हैं। हो सकता है कि उसमें कोई गलती हो सकती है किसी से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप सब लोगों का बहुत बहुत वो, और ईश्वर से भाई प्रार्थना यही कि डॉक्टर साहब लोगों को महफूज रखिए।